हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 31 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट शिफ्ट का देख लिया है, ठीक ना। फर्स्ट शिफ्ट का देख लिया है, ये दोस्तों जो है सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, चौसा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है कि 26 जून 1530 को, कि 26 जून 1539 को, कि 17 मई 1540 को, ये 5 नवंबर 1556 को। तो दोस्तों जो है ये जो युद्ध है वो 26 जून 1539 को लड़ा गया था, ठीक ना। और देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। इसको जो है यहाँ पर देखिए, जो चौसा का युद्ध हुआ वो हुमायूं जो है, हुमायूं और जो है किसके, शेरशाह सूरी के बीच हुआ, ठीक ना। शेरशाह सूरी के बीच में हुआ जिसमें सूरी विजय रहा, ठीक ना। और जो चौसा के युद्ध के बाद एक 1540 में हुआ युद्ध, वो किसका युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम कहाँ है? सासाराम बिहार में, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, सासाराम बिहार में, ठीक ना। तो अगला प्रश्न दोस्तों, कि माजुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार है, कि आसाम है, कि मणिपुर है। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो है वो आसाम है, ठीक ना, का आसाम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। देखिए कि माजुली, देखिए होता कहाँ पर है, माजुली द्वीप पर, ठीक ना। तो माजुली नृत्य जो है मुख्य रूप से भारत के आसाम राज्य से संबंधित है, जो कहाँ पर, मौजली द्वीप पर, ठीक ना, मौजली द्वीप पर मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। मौजली द्वीप पर केंद्रित है और यहाँ आसाम की नव वैष्णव संस्कृति और पारंपरिक क्षत्रिय, ठीक ना, कलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक ना, जिससे विभिन्न लोक नृत्य और रासलीला जैसे प्रदर्शन शामिल हैं और जो संत श्रीमद शंकर देव की विरासत को दर्शाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी, ठीक। और अगला प्रश्न है कि ये अगला प्रश्न क्या है, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि लॉन्च की तारीख क्या थी, 9 मई 2015। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 9 मई डेट भी याद रखिए, कभी कभी डेट पूरी पूछ लेता है, ठीक ना। किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला टेक्स्ट में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है कंट्रोल+T, ठीक ना, Shift+F3, फंक्शन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। और ये है अल्टरनेट+X, और देखिए एक ऑप्शन और होगा डी, ठीक ना, कंट्रोल+Shift+A। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। Shift+F3 या फंक्शन इंस्टार्ट डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने का सबसे नज़दीकी तरीका है, ठीक ना। हालांकि टेक्स्ट के लिए कोई भी विशिष्ट सीधा शॉर्टकट नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, कि मध्यकालीन भारत में सैन्य सुधारों के तहत चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो ये दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या है, जितने भी क्या थे, सैनिक थे, ठीक ना, सैनिक पर चेहरे और जो घोड़े हैं, घोड़ों पर उसने दाग को जारी किया था, ठीक ना। यानी शुरुआत की, जिससे चेहरा प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण और दाग यानी घोड़ों की ब्रांडिंग को बनाए रखा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स छोटे बड़े अक्षर में बनने के लिए किस कार्य का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है ये Ctrl+Shift+C, या देख लीजिए, तो ये जो है Ctrl+Shift+
प्लस के, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो के है ये स्मॉल कैप्स में बदलता है, ठीक ना। कंट्रोल प्लस जो ए है ये चयन टेक्स्ट के सभी अक्षरों को ऑल कैप्स में, ठीक ना, पूर्ण बड़े। और शिफ्ट में F3 में क्या होता है, शॉर्टकट की केस चेंज जो है ये केस, ये हेड सेंटेंस केस, लोअर केस, ठीक ना, अपर केस बीच स्विच करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक ना। ये अनुच्छेद 13 जो है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक ना। तो ये लिखा समानता का अधिकार, कि स्वतंत्रता का अधिकार, कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की शून्यता का, या संविधान संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन तो 368 में होता है, ठीक ना। भाग 20 है 368, ठीक ना। ये जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की शून्यता का, ठीक ना। देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई भी कानून, ठीक ना, चाहे वह संविधान से पहले का हो, ठीक ना, या बाद का, उस हद तक शून्य होगा जिस हद तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और वह न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायालय को देता है जिससे वे ऐसे कानूनों को रद्द कर सके, ठीक। अनुच्छेद 13 क्या है ये देखिए, और देख लीजिए कि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, कोई भी कानून जो भाग 3 मौलिक अधिकार से असंगत व अवैध माना जाएगा, ठीक ना। 13 का एक है, संविधान लागू होने से पहले के कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं वे उस सीमा तक रद्द माने जाएंगे, ठीक ना। और क्या है अनुच्छेद, और ये 13 के 2 में क्या है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की छीनता या कम करता हो, ऐसा कोई कानून उल्लंघन की सीमा तक नहीं होगा, ठीक। और क्या है कानून 3 क्या है, कानून ला यानी शब्द में अध्यादेश, नियम, उपनियम, रीति रिवाज आदि शामिल है जो कानून को बल रखते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट समीक्षा या अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पर मतलब दिए जा सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला शैली किस राजा या शासक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची और प्रसिद्ध हुई। तो ऑप्शन है दोस्तों मौर्य है, कि गुप्त है, कि कुषाण, की मुगल। तो दोस्तों ये कुषाणों के टाइम में है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संक्षेप में देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि राज या वंश कुषाण जो है खासकर कनिष्क के समय में, ठीक ना। विशेषता क्या थी कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जो है भारतीयता और स्वदेशी शैली, ठीक ना। धार्मिकता क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू। अगला प्रश्न है कि एटीपी मुख्य रूप से कहाँ बनता है यह, ठीक ना। नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, कोशिका द्रव्य में। तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। अब देखिए एटीपी का मुख्य रूप से सभी सजीव कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जहाँ कोशिकीय श्वसन के जरिए ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक ना। पौधे में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी बनता है और जो सूर्य के प्रकाश को उपयोग करता है, ठीक। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कैसे कोशिकीय श्वसन होता है। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, ठीक ना। और केप्स चक्र साइट्रिक एसिड ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल CoA में बदलता है और चक्र पूरा होता है जिससे NADP और FADH2 बनते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सबसे ज़्यादा ATP बनाता है, जहाँ NADH और FDH2 निकली ऊर्जा से प्रोटॉन प्लस पंप होते हैं और ATP सिंथेसिस एंजाइम ATP बनता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि कुश्ती को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, ठीक। तो 1896 में शामिल किया गया था, कि बी है 1900 में, कि सी 1904 में, कि डी में 2004 में। तो ये दोस्तों 1896 में, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कुश्ती की पहली बार 1896 में एथेंस में हुए पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, लेकिन यह 1900 के पेरिस ओलंपिक को छोड़कर तब से हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती और भार वर्ग 1904 में जोड़े गए और महिलाओं कुश्ती 2004 में शुरू की गई थी। शुरुआत इसकी कब हुई थी दोस्तों, तो 1896 में एथेंस ओलंपिक में। अपवाद 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल नहीं है, ठीक। फ्री स्टाइल और भार वर्ग 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक से शामिल है, ठीक ना। महिला कुश्ती 2004 में एथेंस ओलंपिक से शुरू हुई थी, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण और विषैले पदार्थों का निष्कासन मुख्य रूप से किस अंग से होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि लंग्स से, कि स्प्लेन से, कि लीवर से, किडनी से। तो दोस्तों ये होता है किडनी से, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन शैली का संबंध किस संगीत से है। ठीक ना, तो ऑप्शन है लोक संगीत से है, कि कर्नाटक संगीत से, कि हिंदुस्तानी संगीत से, कि ख्याल से। तो दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक ना, देखिए कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैली है जो आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण होती है। ठीक ना, हालांकि यह दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से भी संबंधित है, लेकिन इसकी जड़ें हिंदुस्तानी संगीत से गहरी हैं और सबसे पुरानी ज्ञात शैलियों में से एक है। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास के संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक ना, तो कौन है। ऑप्शन है सेरिब्रम है क्या, कि हाइपोथैलेमस है, कि सेरिब्लेम है, कि मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो ये दोस्तों कौन है, देखिए मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक, जो शरीर के तापमान, नींद और हार्मोन के संतुलित जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदरूनी संकेतों जैसे लेप्टिन और प्रोलिन हार्मोन को समझकर हमें बताता है कि अब हमें कब खाना है या कब पीना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक ना, तो ये आसम का। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत श्री शंकर देव ने की थी। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि खो खो को पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था। ठीक, तो ये दोस्तों 1985 में शामिल किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए कि खो खो को पहली बार राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम में आधिकारिक तौर पर 1985 में दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल किया गया था, जो बंगाल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री अशोक घोष के प्रयासों से संभव हुआ। हालांकि यह खेल पहले 1936 के बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन किया गया था और 1987 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ठीक ना, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, कि फुटबॉल से, कि हॉकी से, कि बास्केटबॉल से। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हॉकी से। ठीक ना, देखिए रंगास्वामी जो कप है यह हॉकी खेल से संबंधित है और यह भारत में प्रतिष्ठित घरेलू हॉकी टूर्नामेंट में से एक है, जिसे 1928 में ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु या अंतर प्रांतीय प्रतियोगिताओं में शुरू किया गया था। ठीक ना, खेल क्या है यह हॉकी, और यह भारत में हॉकी के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। ठीक ना, इस स्थापना तो आप लोग जानेंगे 1988 में। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक ना, लिखा है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं साझा पाकिस्तान करता है। ठीक ना, और क्या है ईरान ये भी करता है, उज्बेकिस्तान ये भी करता है, इराक जो है वो नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अफगानिस्तान से कुल 6 देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमा साझा करता है। कौन, पाकिस्तान, पूर्वी दक्षिण और ईरान होता है। ठीक ना, और तुर्कमेनिस्तान उत्तर पश्चिम में, उज्बेकिस्तान ठीक, और क्या है तजाकिस्तान और चीन। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये चीन है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि भारत का हिस्सा क्यों नहीं है। तो क्योंकि जो दोस्तों आप अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान से जो होता वो पीओके में है, जो कि अभी वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक ना, तो इसलिए उसको नहीं जोड़ा गया। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक ना, तो आपके सामने केटू है, कि कंचनजंगा, की माउंट एवरेस्ट, की नंदा देवी। तो यहाँ पर हिमालय की जो सब अगर पूछ रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक ना, तो आप लोग लगभग कितनी 8850 तो दोस्तों कितनी है 8850 लगभग। तो 49 क्या 85 मानते हैं। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
अब देखिए केटू काडविन काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की नहीं है, ठीक है, कंचनजंगा जो है। अब देखिए काराकोरम जो रेंज आती है वो ट्रांस हिमालय में आती है, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिए। ग्रेट हिमालय की बात कर रहा तो ग्रेट हिमालय में कंचनजंगा भारत और नेपाल सीमा पर स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची निर्वात चोटी, ठीक ना, निर्विवाद, यहाँ पर लिखा निर्विवाद ना, क्योंकि जो केटू गाडविन वो तो है तो भारत, लेकिन कहाँ, पाक में, यानी पीओके में, ये कहिए। नंदा देवी पूरी तरह से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना, सबसे, और यह पर्वत से अधिक हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। यह नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, ठीक ना। कंचनजंगा 5 शिखर और कई हिमनद है जो हिमालय की नदियों से बहते हैं। हिमालय में एक खंड 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ उगता है और जिसे कंचनजंगा हिमालय कहते हैं, ठीक ना। और देखिए लहोन चू से तमोर नदी से पश्चिम में और जोंग सांग ला से और पूर्व में तीस्ता नदी से घिरा हुआ है। भारत के निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए अगला प्रश्न को, कि भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय नहीं है, नहीं रहते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, पंजाब है कि हरियाणा की दिल्ली, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी किसी में क्या है, जनजाति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए फैक्ट देख लीजिए दोस्तों कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, एसटी नहीं है, ठीक ना। पंजाब, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोई अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नहीं, समुदाय नहीं है, जिसका अर्थ है कि वहाँ एसटी आबादी शून्य थी, जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसटी आबादी मौजूद है, ठीक ना। राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में 2011 जनगणना के अनुसार कोई एसटी आबादी दर्ज नहीं की गई थी, ठीक। और यह उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जहां आदिवासी समुदायों की पहचान और मान्यता नहीं, जैसे कि पुडुचेरी जैसे, जो अपने जनसंख्या के कारण से एक अपवाद है, ठीक ना। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिले थे, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।